नमस्कार साथियों, चलिए सुनते हैं आज की रात्रि कहानी मुखौटा, जो कि बंगला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रजिस्टर्ड पोस्ट का मोटा सा एक पैकेट, बड़े ही बेहतरीन ढंग से यह पैकेट बंधा हुआ था। पैक करने का कागज खूबसूरत, पैकिंग खूबसूरत, सुतली भी खूबसूरत, रंगीन और मजबूत। प्रेषक का नाम देखा, रेवरेंड पेंथम, एक ईसाई मिशन से भेजा है। पैकेट हाथ में लेकर कई बार घुमा फिरा कर देखा। डाकिये ने कहा रसीद। डाकिये ने फिर कहा बाबूजी, डाकिये को जल्दी है। इस भरी दोपहरी में रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर, बैरंग, इंश्योर वह बांटता रहता है। इलाका कितना बड़ा है नहीं मालूम। अच्छा खासा होगा। उसके मुंह की ओर देखकर मैं बोल पड़ा, हाँ भाई, लेकिन यह तो जरा ठिठक कर रुक गया। उसे बता न सका। रजिस्ट्री का मामला है, क्या जाने क्या है इसमें, लेकर किसी झंझट में ना पड़ जाऊं। डाकिये ने कहा शायद कोई किताब भेजी हो। यही तो मुसीबत है, किताब बहुत सारे लोग भेजा करते हैं। बुक पोस्ट से ही ज्यादातर किताबें आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई जिम्मेदारी का बोझ ना हो, लेकिन उस जिम्मेदारी को बेलाग ढंग से परे फेंका जा सकता है। लेकिन जब किताब रजिस्ट्री से आती है, तब सम्मति के लिए अवश्यंभावी रूप से तकाजा आने लगता है। खत पर खत, उसमें भाषा तेज होती है और तमक भी। सच्ची सम्मति देना बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है। ऐसी हालात में किसी रेवरेंड पेंथम ने, जिनके नाम से उनके फ्रांसीसी होने का परिचय मिलता है, अगर कोई बंगला पुस्तक लिखी हो और उसके बारे में मेरी सम्मति मांगी हो, तो यह कितना संगीन और पेचीदा मामला बन सकता है। यही मैं सोच रहा था। अगर उन्होंने हमारे धर्म और समाज की निंदा की हो, तो जीवन की शांति को अलग रखकर वाद प्रतिवाद में उतरना पड़ेगा। डाकिये से कलम लेकर दस्तखत करके 2 रसीदें उसके हाथों में दे दी और पैकेट को हिला डुलाकर एक बार देखा। जिल्लरदार किताब हो तो हाथ लगाए बिना भी समझ आ जाता है, लेकिन सिर्फ किताब ही नहीं, साथ में कुछ कागजात भी हैं। रेवरेंड पेंथम संथाल परगने के किसी गांव का मिशन। अंत में पैकेट खोल ही डाला। खोलने पर एक सजिल्द कापी मिली। किताब नहीं, कापी ने मेरी दृष्टि आकर्षित नहीं की। मेरी दृष्टि रजिस्ट्री किए हुए एक दस्तावेज ने खींच ली। बीच में से तय किया हुआ लंबे साइज का डेमी कागज, उसके बीचों बीच रजिस्ट्री दफ्तर का स्टैम्प, उसके नीचे लाल और काली स्याही में लिखी रजिस्ट्री दफ्तर की 2-3 लाइनों की टिप्पणी। कितने ही सारे सवालात मानो एक दूसरे के कंधों के पीछे से मुंह बढ़ाकर एक साथ हड़बड़ाकर अपनी अपनी सुनाने लगे। तय खोलकर दस्तावेज आंखों के सामने रखते ही मैं चौंक पड़ा। पहले ही दस्तावेज बनवाने वाले का नाम पर निगाह पड़ी। सेवानंद ब्रह्मचारी उपश्री सुकुमार चौधरी। सेवानंद ब्रह्मचारी सुकुमार चौधरी। दस्तावेज पर फुर्ती से नजर दौड़ आई। दस्तावेज वसीयतनामा है। वसीयत की है सेवानंद ब्रह्मचारी उर्फ सुकुमार ने। गांव के दक्षिणी छोर पर कभी लंबा चौड़ा चरियल मैदान पड़ा था। वहां मेरे पुरखों ने करीब 150 बीघा, आज जिसको 50 एकड़ कहते हैं, जमीन पर कब्जा कर
उसके आधे पर बाग बनाया था और शेष आधे को मिट्टी की ऊंची मेड़ से घेर रखा था। इस परती में से कभी 15 बीघा यानी 5 एकड़ जमीन मैंने 5 रुपया बीघा सलामी लेकर सुकुमार चौधरी नामक डे टिन्यू के नाम मुकर्रर मिरास कर दी थी। डिटेंशन से मुक्त होकर सुकुमार यहीं रहने लगा था। खुद डॉक्टरी करता था। मेडिकल कॉलेज के 5th ईयर तक पढ़ा हुआ छात्र था। इसके अलावा यहाँ उसने थोड़ी सी खेती, थोड़ा सा पशुपालन और थोड़ी सी जमीन पर गुलाब का बगीचा भी बनाया था। इस इलाके के जमींदार, धनी, महाजन, व्यापारी, जोतदार आदि के संवेद बाधा को धूल में मिलाकर देश की जनता के बक्ष पर उसने सिंहासन बिछाया था और उस पर सगौरव बैठता था। हमारा गांव करीब 250 वर्षों से संपन्न गांव है। उस जमाने में नवाबी के समय यहाँ नदी के घाट पर बंदरगाह था। गांव में भी बाजार है। इसी बाजार के बिल्कुल बीचों बीच है थाना। गांव में पोस्ट ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है और अब तो उनका कलेवर काफी बढ़ चुका है और भी बहुत सारे सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। लेकिन बात आज की नहीं, सन 1927-28 की है। इस क्षण इस रजिस्टर्ड पार्सल में से यह दस्तावेज अपनी आंखों के सामने रखते ही मेरा मन सन 1927 में चला गया। थाने की पश्चिम दिशा में एक देहाती पगडंडी ठाकुर टोले की ओर चली गई। रास्ते के परली और पश्चिम में मिछाराम हलवाई की दुकान और घर है। 1927 में मिछाराम और उसकी बीवी कोई भी जिंदा नहीं थे। उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मकान भतीजों को मिला था। उन लोगों ने सरकार को यह मकान किराए पर दे रखा था। थाने की बगल में दरोगा साहब की निगाहों तले इस मकान में डेटिन्यू रहते थे। इस मकान का नाम ही पड़ गया था नजरबंद खाना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही अलग अलग बाजू हाथों को अलग अलग नाम देकर बिना मुकदमे की कैद या नजरबंदी चल रही है। इंडिया डिफेंस एक्ट या रॉलेट एक्ट, ऐसे ही क्या क्या नाम। पहले डेटिन्यू आए थे सुशील बाबू, हम लोगों से उम्र में बड़े थे। असीम बाबू, सोमनाथ बाबू, अनंत बाबू, अतीन बाबू, नरेश बाबू। फिर एक दिन यह सुकुमार चौधरी भी आया। सुंदर तंदुरुस्त लड़का, उम्र कोई 20-22 से ज्यादा नहीं होगी, कसरत से गटा हुआ बदन। सुकुमार सभी से कुछ अलग किस्म का था। यह उसने पहली ही मुलाकात में सिद्ध कर दिया था। मेरे घर पर बिल्कुल अकेले आ पहुंचा था। उन दिनों हमारे अंचल में मलेरिया का बड़ा प्रकोप था। पेट में तिल्ली, हड्डियां उभरी हुई और बदन का रंग कैसा भी क्यों ना हो, उस पर एक कालापन, यह हम लोगों की सार्वजनिक दशा थी। उस दिन मेरे बुखार का 3रा दिन था। टेम्परेचर 104 से ऊपर। बिस्तर पर लेटा छटपटा रहा था, सिर दर्द से बेहाल। मेरे बड़े बेटे ने आकर कहा, एक बहुत ही सुदर्शन सज्जन पिताजी से मिलने आए हैं। मैंने बताया बाबू को बुखार है, तो उन्होंने कहा बता दें, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? कौन सा डॉक्टर? बिन बुलाए मुझे देखने चला आया। उद्वेग के कारण हक्का बक्का सा हो गया था, यानी क्या जवाब दूं, यही सोच रहा था। लेकिन इसके पूर्व भी एक प्रियदर्शन युवक को लेकर
कमरे में दाखिल हुई थी। युवक लंबाई में कुछ ऊंचा था। हमारे पुराने जमाने वाले मिट्टी के 2 मंजिले के 5 फुट के दरवाजे के चौखट से सिर टकराकर अरे बाबा कहकर सिर झुका लिया। कहा था यह अच्छा ही किया है आपने, सिर ऊंचा कर अंदर घुसने की गुंजाइश नहीं। माँ ने कहा था चोट वोट तो नहीं लग गई बेटा, देखें। आंग तुक ने कहा कट जाए तो कुछ बुरा नहीं। माँ ने कहा था आप डेटेन्यू बनकर आए हैं, डॉक्टर ही पढ़ते थे। टोक कर अंगतुंग ने कहा आप यहाँ पर मेरी माँ हैं और आप मुझसे आप करने लगी हैं। इसके बाद मेरे बिस्तर पर बैठकर उसने कहा था मेरा नाम सुकुमार चौधरी है, आपका नाम मैं जानता हूँ, लेकिन यह तो बताइए कि आपने यह क्या कर डाला है। बुखार से बिल्कुल अटांचित कहकर मेरे माथे पर उसने हाथ रखा था और मानो कुछ चौंक कर बोल पड़ा अरे टेम्परेचर तो काफी चढ़ गया है। माथे से हाथ हटाकर मेरा एक हाथ लेकर उसने नब्ज देखी थी। कहा था मैं 3/4 डॉक्टर हूँ, लेकिन पिताजी वैद्य कम डॉक्टर थे। वे नब्ज बहुत उम्दा देखते थे, मैं भी नब्ज अच्छी खासी देख लेता हूँ। बुखार 5 से ऊपर है, थर्मामीटर पर भी आया 105.2। इसके बाद कुछ देर तक वह मेरा सिर सहलाता रहा। पानी गर्म कर भीगे तौलिए से सारे बदन पर उसने भाप डाली और उसके बाद पोंछ भी दिया था। दोनों पैरों को पानी भरे गमले में कुछ देर डुबोए रखने के बाद पोंछकर मोजे पहना दिए थे। सिर और माथे पर 3-4 लोटा पानी डालकर धो पोंछकर टेम्परेचर को घटाकर 104 पर उतार लाया। फिर कहा था जरा सोने की कोशिश कीजिए। नींद मुझे नहीं आई, यहाँ सुकुमार नाकाम रहा। हंसकर बोला नींद आना आसान नहीं है, बुखार घटेगा तो नींद आएगी। फिर कहा था आज चला, कल सवेरे पता लगाऊंगा, शायद बुखार तभी छूटेगा। घड़ी देखते हुए उसने कहा था 7 बजे हैं, 2 घंटे हो गए हैं। आपकी यह कॉपी मैं लिए जा रहा हूँ। एक जिल्दबंद एक्सरसाइज बुक में एक नाटक लिखा था मैंने, ऐतिहासिक नाटक पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। पानी का गिलास इसी कॉपी से ढका हुआ था। उसको उसने किस वक्त देख लिया मुझे नहीं मालूम। उसने कहा इसके गीत भी क्या आपके ही लिखे हुए हैं? वह जो है हमार माधुरी तुम्हार नायने मधुर करिया नायो। मैंने कहा था जी। इसके बाद उस दिन वह चला गया। गाने के सुर के बारे में उसने जो प्रश्न किया था उसका जवाब पाने की बात शायद वह भूल ही गया था। शाम के बाद डेटेन्यू को बाहर रहने का अधिकार नहीं था। उसी दिन इस घटना से मैंने उस लड़के को बेहद दिलेर और बेपरवाह के रूप में जान लिया था, लेकिन उस लड़के में और भी कुछ है जिसके बूते पर किसी भी इंसान का दिल जीत लेने में उसे देर नहीं लगती। उन दिनों के गीत थे नजरुल के गीत। उसका गला कुछ भर्राया हुआ सा और मोटा था, लेकिन सारा दिल उंधेल कर गा सकता था। वह संगीत समझता था, उसमें एक सहज सुरबोध था। मिछाराम हलवाई के मकान के बरामदे में उसका तो पुस्त पुराना एक मजबूत और काफी लंबा चौड़ा तख्त था। इसे लेकर मिछाराम मेले जाता था, उस पर मिठाई सजाता था और बाकी वक्त वह बरामदे पर पड़ा रहता था। उसी पर मिछाराम अपनी तिजोरी और खाता लिए बैठा रहता था। खरीदार भी आकर इसी तख्त पर बैठते थे। गवर्नमेंट ने इसी तख्त समेत मकान किराए पर लिया था।
जो भी डेटेन्यू आते रहे इसी पर बैठते रहे। सुकुमार इसको साज के रूप में भी इस्तेमाल करता था। दोनों हाथों से तख्त बजाते हुए वह गाता था। बांसुरी भी बजाता था सुकुमार। उससे मैंने पूछा था, सच बताना, इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा ही क्यों? किनके साथ तुम्हारा संपर्क है? क्यों? यह सुनकर क्या कीजिएगा? मैंने कहा था, ना बताओ तो मैं सुनना नहीं चाहूँगा, लेकिन तुम किसी पार्टी के तो नहीं लगते। क्यों? तुमने उस दिन खुद ही कहा था, आर्टी पार्टी मुझे अच्छी नहीं लगती। दादाओं का मान रखकर चलना और देश की सेवा करना एक बात नहीं है। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। सुकुमार ने मेरे मुंह की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा था, काफी याद कर रखा है आपने। मैंने कहा था, सो तो है ही, इसके अलावा क्या? जिला कांग्रेस वाले भी कोई सूचना नहीं दे सके कि तुम किस पार्टी के हो। उन लोगों ने बताया, मुर्शिदाबाद के वैद घराने का लड़का है। इनके साथ मदारीपुर के दासगुप्ता का कोई रिश्ता है। मदारीपुर का दासगुप्ता घराना काफी मशहूर है। उनके घर के लड़कों के नाम मुझे मालूम है। बालेश्वर के नीरेन दास गुप्ता, मनोरंजन सेन गुप्त उसी घराने के हैं। उनके घराने के और भी लड़के अभी उस दिन तक भी देश सेवा और देश उद्धार का अविचलित संकल्प लेकर अपने को निछावर किए हुए थे। उनके साथ सुकुमार का रिश्ता भर रहना ही शायद काफी है। फिर भी जिला कांग्रेस के मुझ जैसे कर्मियों के मन में यह प्रश्न जागता ही रहा, उस वंश के साथ जिसका रिश्ता है वह किसी ग्रुप का है, यह स्पष्ट क्यों नहीं? एक दिन कह ही डाला। सुकुमार ने कहा था, सही बात है, प्रश्न तो उभरेगा ही, लेकिन मेरा जवाब सुनकर अगर यकीन करें तो बताऊं, अगर ना करें तो बतलाने से क्या फायदा, बताइए। मैंने कहा, बताओ, मैं यकीन करूंगा। बात सही है, लेकिन मैं दादा किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। पार्टी मुझे अच्छी नहीं लगती। पुलिस ने मुझे पकड़ा है, यह पुलिस को ही पता होगा। बम मैंने देखा नहीं, पिस्तौल देखी है पर छुई नहीं, लेकिन लिखने पढ़ने में तेज था। मैं ISC में स्कॉलरशिप पाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था। स्कूल में था। 8-10 गांवों में आग लगने पर अपने अग्नि योद्धाओं को लेकर पहुंच जाता था। हैजे का प्रकोप होता तो सेवावृत्तियों को लेकर गांव में जमकर काम करने लगता था। मलेरिया के समय तात तलैया में मिट्टी का तेल छिड़कता फिरता था। यह अग्नि योद्धा नाम ही शायद महापंडित IB वालों को विचलित किए था। थाना अफसर से लेकर डिस्ट्रिक्ट IB इंस्पेक्टर तक को अपनी कारगुजारी दिखाने का मौका मिल गया था। मेरा नाम रजिस्टर पर चढ़ाकर अपने सर्विस रोल में 2 कीमती पंक्तियां लिख डाली। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में आकर सुकुमार के पंख लग गए। हर कहीं सैलाब पहुंचने से पहले पूर्वी आदि की तरह सुकुमार पहुंच जाया करता था। सारे प्रोफेसर मुझसे स्नेह करते थे, कहते थे, जरा सावधान रहा करो सुकुमार, बात जरा खुलासे से बताऊं। पुलिस महकमे का कोई आदमी कॉलेज हॉस्पिटल में आया तो मौका मिलते ही उसे कैस्टर ऑयल पिला देता था। कट गया होता तो बैंडेज करते वक्त टिंचर, आयोडीन वगैरह ज्यादा जलन पैदा करने वाली चीजें लगाने का इंतजाम करता था। फिर इंजेक्शन देते वक्त कुंद सुई से भरकस तकलीफ देता था। एक एंग्लो इंडियन सर्जेंट ने इस मामले को लेकर ऊपरी हल्के में कुछ बातचीत की।
इस शख्स के पैर में चोट लगी थी, हड्डी नहीं टूटी थी। मैंने उसका पैर प्लास्टर कर रस्सी से बांधकर उस रस्सी में वजन बांधकर उसे लटकाए रखने की व्यवस्था की। फिर पेट दबाकर कहा था कि कैस्टर ऑयल पिलाओ। अपने जीवन के बारे में सुकुमार ने उस दिन जो बातें बताई थी, उन बातों के साथ मेरे जीवन की बातें आश्चर्यजनक रूप से मिल जाती हैं। मेरे जीवन के प्रारंभ में नितांत किशोर वय में 1908-1909 में हमारे पूर्ववर्तियों में नवजीवन और नवयुग का स्पंदन होने लगा था। यह एक ऐसा सेवा संगठन और एक सांस्कृतिक संगठन में प्रकट हुआ था। दरिद्र भंडार नामक संस्था बनाई गई थी। लड़कों को लेकर हर रविवार को मोहल्लों में घूम घूम कर भीख में मुट्ठी मुट्ठी भर चावल इकट्ठा किया जाता था। 7 दिन का 7 मुट्ठी चावल गृहस्थ एक बर्तन में इकट्ठा करता था। वह चावल हमारे गांव के मुखिया फकीर मंडल जी की दुकान में जमा हो जाता था। बाढ़ दुर्भिक्ष महामारी के आते ही गरीबों के फाके कसी की नौबत आ जाती थी। दरिद्र भंडार का काम था उनकी सहायता करना। कभी कभी संपन्न गृहस्थ की विपत्ति में पड़ जाते थे, उनकी भी सहायता की जाती थी। एक और संस्था थी ग्राम थिएटर, उसके साथ लाइब्रेरी, दोनों के साथ मेरे जीवन का संयोग काफी सहज और स्वाभाविक बन गया था। बचपन से ही मुष्टि भिक्षा वसूल करने वालों में मैं ही अथक प्रयासी था। 15-16 वर्ष की अवस्था में मैंने देखा मुझसे ज्यादा उम्र वाला कोई भी दरिद्र भंडार में नहीं है। कोई कॉलेज में पढ़ रहा है तो कोई नौकरी करने लगा है, कोई गांव में ही खेती बाड़ी संभाल रहा था तो कोई थिएटर में दाखिल हो गया है। और हमारे हम उम्र भी दरिद्र भंडार के काम में हिम्मत हारने लगे हैं। स्कूल के मास्टर साहबों ने भी कहा, इसमें मत जाओ, पुलिस की नज़रों में पड़ जाओगे। उन दिनों मैंने ही कम उम्र वाले 8-10 लड़कों का एक दल बनाकर दरिद्र भंडार का जिम्मा लेकर दल को आगे बढ़ा लिया था। हमारे गांव में मिट्टी की दीवार और फूस की छाजन वाले मकान थे। गर्मियों में आग लग जाती थी। आदमी यहाँ इकट्ठे होते और जान बचाने के लिए आग से लड़ते थे। इस लड़ाई के लिए भी मैंने एक दल बनाया था। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, भीख मांगकर रुपया इकट्ठा किया और 15 बाल्टियाँ खरीद लीं। आस पड़ोस किसी भी गांव में आग लगती तो वही बाल्टियाँ लेकर 15-20 लड़के दौड़ते थे। धीरे धीरे 50 बाल्टियाँ हो गई थीं। लड़कों की तादाद भी बढ़ गई थी। आसपास के गांवों के अलावा दूर दूर भी दौड़ जाते थे। 50-60 या उससे भी ज़्यादा लड़के जब कतार में बाल्टी लेकर खेतों की मेड़ पर चलते हुए गांव से दूर की ओर भागते थे तो यह एक दृश्य बन जाता था। लौटते वक्त भी वे कतार में लौटते थे और कवायद की मुद्रा में। यह दृश्य पुलिस की ही नहीं, पुलिस के साथ साथ विप्लवी क्रांतिकारी और एनार्किस्टिक लोगों को भी दृष्टि आकर्षित कर चुका था। धीरे धीरे दरिद्र भंडार सोशल सर्विस यूनियन में रूपांतरित हो गया था। इससे काम भी बढ़ गया था। मलेरिया के समय मलेरिया निरोध का काम और हैजे के समय एंटी कॉलरा का काम हमारे सिर पर आ पड़ता था। इसके साथ सुकुमार चौधरी से रास्ते के हर मोड़ पर मेरा अनोखा सा मेल है, इसके बाद ही बेमेल है। सुकुमार मदारीपुर के दास गुप्तों का रिश्तेदार है। शायद उन्हीं के आकर्षण से उसने संश्लिष्ट होने जा रहा था। पुलिस ने उसको पकड़ा है। इस दौर की बात सुकुमार ने मुझे नहीं बताई। मैंने अपनी सारी बातें बताई। मेरे साथ क्रांतिकारियों का जो सिलसिला
1921 से पहले बना था। 1921 में गांधी जी के आदर्श ने उसे बिल्कुल पहुंच दिया था। सुकुमार का ऐसा मामला नहीं था। डिटेन्यू हालत में रहते वक्त उसने एक खून खराबा कर डाला। खुद अपनी दाहिनी बांह में चाकू खा गया। उसके घूंसे से कांस्टेबल की नाक और दाहिनी आंख ऐसी जख्मी हुई कि उसे अस्पताल भी जाना पड़ा। और भी एक आदमी था, उसी गांव का, बुरे चाल चलन का आदमी, पुलिस के खातों में दागी आसामी। सुबह मेरे मकान के सामने से होकर बैलगाड़ी में अस्पताल जाते वक्त अपना पट्टी बंधा हाथ हिलाते हुए सुकुमार कह गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं लौटूंगा भी या नहीं, लेकिन वह जो हास्य रस की कहानियां आप लिख रहे हैं उन्हें लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं। पूर्णिमा पत्रिका बंद न होने पाए। पिछली रात को 10 बजे तक उसके ऊपर वाले कमरे में बैठकर नई लिखी हास्यरस की कहानी बलचल क्लब या गिद्ध संग सुकुमार को सुना आया हूँ। सुकुमार हंसते हंसते लोटपोट हो गया है। उसके चंद घंटों बाद ही यह घटना घटी। घटना का बयान सुनकर मुझे दंग रह जाना पड़ा। सुकुमार का डेरा यानी डिटेन्यू का डेरा, जिसे वहाँ के लोग राजबंदी खाना कहते थे, पूरब पश्चिम जाने वाली सड़क से उत्तर की ओर है। इस मकान के पूरब की तरफ एक तिरछा सा रास्ता उत्तर की ओर ठाकुर टोले की तरफ चला गया है। उसके पूरब से सटकरी थाना है। रास्ते के दक्षिण की ओर राजबंदी खाने के बिल्कुल सामने ही हरे बैरागी का घर है। उसके पीछे हालदार पोखर है। हालदार पोखर काफी बड़ा तालाब है। 4 किनारों में से 3 किनारों पर लोग बसते हैं। बहुत सारे घाट हैं। इस पोखर में उत्तरी दिशा का घाट काफी बड़ा है। बिल्कुल बड़ी सड़क के किनारे होने के बावजूद उन दिनों इसी घाट पर औरत मर्द नहाते थे, बर्तन मांजते थे और पीने और पकाने का पानी भी ले जाते थे। यह घाट राजबंदी खाना नामक मिचाराम हलवाई के मकान के ठीक सामने सड़क के दक्षिण में था। ताड़ के कई पेड़ों की ओट थी। जब से इस मकान में डिटेन्यू आने लगे तभी से उधर की खिड़की को कील जड़कर बंद कर दिया गया है। शायद दूसरे डिटेन्यू ने बंद किया था। 1923-24 का समय रहा होगा। वह कमरा टीन की छाजन वाला था। ऊपर वाला कमरा टीन का है, इसलिए गर्मी और सर्दी में उपयोग के लिए योग्य नहीं। कोई भी उसमें नहीं रहता था, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस मकान में कोई भी रहा हो उस ऊपर वाली मंजिल के कमरे को अंडरग्राउंड रूम के बतौर इस्तेमाल करता रहा। इसी घाट पर रात के करीब 1:30 बजे यह मारपीट हुई। सब इंस्पेक्टर ने कहा, यह उस कांस्टेबल और उस सौदे की ही बदमाशी है, इसमें कोई संदेह नहीं। थाने के बिल्कुल सामने रात के 1:30 बजे एक औरत की चीख सुनाई पड़ी। मैं जाग रहा था। दौड़कर पहुंचा तो देखा कि कांस्टेबल नाक दबाए चिल्ला रहा है। उसकी कमीज का सामने का हिस्सा खून से तर हो गया है और सची के सीने पर सुकुमार बाबू बैठे हैं। उसकी बाह में छुरा घुसा हुआ है। उस बदमाश ने ही भौंका था। उधर हरे बैरागी के मकान से सटी खड़ी है लंगड़े चक्रवर्ती पंडित की बेटी सुधा। डर से थरथर कांप रही है। लंगड़े पंडित की घरवाली चिल्ला पड़ी थी। कांस्टेबल ने कहा कि उसने थाने के आते में ही इस सची घोष के साथ बैठकर जरा नशा किया था। सची ठर्रा ले आया था। वही दोनot पी रहे थे। अचानक 2 औरतें नजरबंद बाबू के मकान से निकलकर रास्ता पार कर हालदार पोखर के घाट पर उतर गईं।
उन्होंने दौड़कर सुधा को जा पकड़ा था। सुधा को पकड़ते ही उसकी माँ चिल्ला पड़ी। डटन्यू बाबू भी धड़ से दरवाजा खोलकर आए और उसको एक घूंसा जड़ दिया और साची को एक लात जमाकर उसके सीने पर चढ़ बैठे थे। सची ने भी लाचार होकर छुरा मारा। सुना कि सुकुमार बाबू ने सुधा और उसकी माँ को भाग जाने को कहा था, लेकिन सुधा मारे डर के भाग नहीं सकी। उस लड़की ने और उसकी माँ ने कहा कि आधी रात को सुधा के पेट में मरोड़ उठा था, इसलिए घाट पर आई थी। घाट में उतरते ही कांस्टेबल और सची ने आकर उनको घेर लिया। कांस्टेबल सुधा से चिपट गया। सुधा की माँ चिल्ला उठी। डटन्यू बाबू दरवाजा खोलकर निकल आए और आते ही कांस्टेबल के मुंह और नाक पर घूंसे जड़ दिए। वह मुंह ढककर जमीन पर बैठ गया। सची छुरा निकालकर सुकुमार बाबू पर टूट पड़ा। सुकुमार बाबू ने एक लात जमाकर उसे गिरा दिया और उसकी छाती पर जमकर बैठ गए। आखिरकार मुकदमा हुआ। मुकदमे में सुकुमार चौधरी मुजरिम बना। उसने कांस्टेबल की नाक तोड़ दी थी। उसके खिलाफ एक और केस था, डिटेंशन कानून तोड़ने का। रात को वह घर के बाहर निकल आया था। सुकुमार चौधरी को सजा होकर रहेगी, लेकिन किस्मत से एक कच्चे उम्र का नौजवान अंग्रेज बच्चा अभी अभी इंग्लैंड से आकर हमारे जिले का एसपी बन बैठा था और इंग्लैंड की नेक नामी की रक्षा और ईश्वर के प्रति अनुराग हेतु सत्य और न्याय की जय के निमित्त भरसक कोशिश कर रहा था। सेंट्रल आईवी के साथ खतों किताबत कर रहा था। कांस्टेबल की नाक टूटने के केस की तफ्तीश उसने खुद की थी। कहा जाए तो सुकुमार चौधरी की कोई डिफेंस ही नहीं था। कारण कुछ भी रहा हो, इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि सुकुमार चौधरी ने कांस्टेबल की नाक पर 3-4 घूंसे मारे हैं। डॉक्टर ने जांच के बाद लिखा है कि इसकी नाक की दोनों हड्डियां इस प्रकार जख्मी हुई हैं कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अदालत में मजिस्ट्रेट का फैसला आने में कोई देर नहीं थी, किंतु इस अंग्रेज तने ने ही बाधा डाली। वह पुलिस के पक्ष में ही बराबर मोहलत लिए जा रहा था। लगातार हमारे गांव आ रहा था और जा रहा था। मेरे पास भी एक दिन आकर मुझसे भी पूछताछ कर गया। कह गया, देखो मुझे वह शक है कि चौधरी को छिपा रहा है। वह राज अगर मालूम हो जाए तो मुझे लगता है कि कांस्टेबल की नाक तोड़ने के बावजूद उसे बचाया जा सकता है। मैंने कहा था, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। पर यह केस खुद ब खुद दब गया। 2 महीनों के अंदर सुधा नाम की वह लड़की लापता हो गई। उसके साथ साथ एक साया, समीज, ब्लाउज, कमीज, फ्रॉक की फेरी लगाने वाला भी लापता हो गया। वह करीब 6-7 महीने से इस इलाके में चक्कर लगा रहा था। दूसरी जाति का था और इतने दिनों बाद वह जाहिर हुआ कि लंगड़े चक्रवर्ती पंडित के घर एक सिलाई की मशीन उसने खरीद दी थी और पंडित जी की घरवाली से फ्रॉक, ब्लाउज आदि सिला लिया करता था। पंडित गरीब आदमी था। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में नौकरी करता था। सिलाई की मशीन पर खुद भी काम करता था। उसके 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। लड़कियां ही बड़ी थीं और उनमें सुधा सबसे बड़ी थी। सुधा को एलपी में स्कॉलरशिप मिली थी। प्राइवेट यूपी की परीक्षा भी दी थी। उसने इसके बाद मैट्रिक की तैयारी कर रही थी। सुधा के चले जाने के बाद ही भेद खुला था। घटना बेहद पेचीदा थी। सुधा के साथ उस फेरी वाले के रिश्ते का राज सबसे पहले सुधा की बहन को मालूम हो गया था। उसकी उम्र 12 साल की थी। उसने मां से कहा था। मां ने सुधा को चेतावनी दी थी, लेकिन कोई असर ना हुआ। इसके बाद उसे काबू में रखने की कोशिश की गई, लेकिन पोटसी सुधा ने उसकी उपेक्षा की।
फेरी वाला भी अपनी ढीली मुट्ठी को कसने लगा। इस कारण पंडित अपनी घरवाली पर बिगड़ने लगा था। स्त्री ने उससे सब कुछ कहा, फिर भी उसने उस पर यकीन नहीं किया। सुधा की माँ कलंक के भय से, आर्थिक संकट के भय से, कुछ पति के भय से तो कुछ बेटी सुधा के भय से क्रम से और सारे संकोच को परे फेंकने के लिए तैयार हो रही थी। यह सारी बात इस समय सची घोष की नजरों में पड़ गई थी। सची घोष पुलिस का मुखबिर था। उसने अपने कांस्टेबल दोस्त को यह सारा मामला बताया था। उनका इरादा था कि इसी क्षेत्र के रास्ते वे सुधा के जीवन में प्रवेश करेंगे। घटना के दिन रात के समय उस फेरी वाले पंडित के मकान के पीछे आकर सुधा को संकेत से बुलाकर उसे लेकर जाने की कोशिश थी। घटना के दिन रात को उस फेरी वाले की पंडित के मकान के पीछे आकर सुधा को संकेत से बुलाकर उसे लेकर जाने की कोशिश थी। उसने सारी व्यवस्था भी कर रखी थी। रास्ते पर एक छाजन वाली बैलगाड़ी खड़ी थी, लेकिन सुधा के निकलते ही उसकी छोटी बहन गीता जाग पड़ी थी। पर वह रोकने की कोशिश कर हार गई तो लाचार हो उसने मां को बुलाया। मां ने दरवाजा खोलकर गली के रास्ते बेटी का पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश की। सुधा उसे गिराकर फेरी वाले के पीछे भागने लगी थी। हवालदार पोखर के घाट पर उस वक्त सची और वह कांस्टेबल घात लगाए बैठे थे। सुधा भागकर चली आ रही थी। कांस्टेबल आगे बढ़कर सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हुआ था। उसे देखकर फेरी वाला उड़नछू हो चुका था। इधर बेटी के पीछे पीछे सुधा की मां आ रही थी। सुधा अपनी रफ्तार के रो में ही कांस्टेबल के सीने पर जा पड़ी। कांस्टेबल ने भी उसे अपनी बाहों में पाकर छोड़ा नहीं। उस समय गहरी रात थी। उसका स्वाद लेने में उसने देर नहीं की थी। भूखे जानवर की तरह ही वह सुधा पर टूट पड़ा था। सुधा की मां चिल्ला पड़ी थी। ठीक उसी समय डेटेन्यू बाबू निकल आया था। सुकुमार ने क्या देखा था यह उसने अदालत में कुछ भी नहीं बताया। थाने में उसने कहा था सुधा हरे बैरागी के घर की दीवार से चिपकी डर से थर-थर कांप रही थी। बेटी के निकल जाने के बाद सुधा की मां ने अपनी मंझली बेटी गीता से पुलिस साहब को चिट्ठी लिखवाई थी। पुलिस साहब ने आकर उन्हीं के घर पर बैठकर उनका बयान लिया था। गीता ही बोल पड़ी थी। कांस्टेबल ने मां की आंखों के सामने ही सुधा पर जबरदस्ती की थी। मां यही देखकर चीख पड़ी थी और नजरबंद बाबू के सामने कहा था मेरी बेटी का क्या हाल होगा। हे भगवान। तो नजरबंद बाबू ने कहा था कोई डर नहीं, मैं कोई भी बात प्रकट नहीं करूंगा। साहब ने मुग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा दैट्स इट, शी टेल्स द ट्रूथ। इसके बाद पुलिस महकमे द्वारा मुकदमा उठा लिया गया था। सुकुमार छुटकारा पा गया, लेकिन डिटेंशन कानून में उसे महीने भर की जेल हो गई। बिना मशक्कत वाली कैद। जेल से छूटकर फिर डिटेंशन, लेकिन उसको फिर हमारे यहाँ नहीं भेजा गया। सन 1929 तक अंग्रेज सरकार ने सारे बंगाल के कैदियों को डिटेंशन से मुक्त कर दिया था। शुरू में जिनको रिहा किया गया था सुकुमार उन्हीं में था, लेकिन डिटेंशन से मुक्त होते ही वह एक बार हमारे गांव आया था। मेरे ही मकान में, मेरे ही पास। उसका कुछ सामान मेरे पास धरोहर रखा था, वही वह लेने आया था। वह भी कुछ लिखता था। वही रचनाएं मेरे पास थीं और कुछ सोने की चीजें थीं। चंद गहने उसकी माँ के थे। उसकी 14 साल की उम्र में माँ चल बसी थी। वह इकलौता बेटा था और एक दीदी थी। मरते वक्त वह दोनों को गहने बांट गई थी। लड़के को गहने देकर उसने कहा था मैं जानती हूँ कि तेरा बप्पा
फिर शादी करेगा। ये तुझे दे रही हूं, इन्हें तू बर्बाद मत करना, बेचना मत, शादी कर बहू को देना। इनको सदा वह अपने साथ लिए रहता था। यहाँ आकर मुझसे मिलने के बाद निश्चिंत होकर एक दिन मेरे हाथों में इनको सौंपते हुए बोला था, इनको आप अपने घर के सामान के साथ रख लें। मेरा तो राजबंदी का किला है, दरवाजे खस्ता दम, वहां रखना खतरे से खाली नहीं। माँ की चीज मेरी है, अपनी दुल्हन को दूंगा। हाँ, शादी होगी भी या नहीं ये ईश्वर जाने। मैंने रख लिए थे, वही धरोहर लेने वह आया था। 8 महीने के बाद उस वक्त लंगड़े चक्रवर्ती के घर पर विपत्ति आई थी। सुधा के उस फेरी वाले के साथ चले जाने के कारण समाज में उसके साथ हुक्का पानी बंद जैसा बर्ताव हो रहा था। ऐसे ही समय सुकुमार चौधरी यहाँ लौट आया, मुझसे अपनी अमानत ले जाने के लिए। अब वह डेटेन्यू नहीं था, मेरे ही घर टिका था। 2-1 दिन रहकर चले जाने की बात की थी। बच्चे और बूढ़े दोनों उम्र के लोगों में सुकुमार समान रूप से प्रिय था। बुड्ढों की महफिल में बैठकर वह किसी किसी की नब्ज देखकर कहता, जो दवा दे रहे हैं लीजिए, लेकिन सिद्ध मकर ध्वज का सेवन ही अवश्य करें। सोने के पूर्व ऋतु हरितिकी अवश्य लें और मछली मांस न खाया करें। समाज को लेकर वह बहस किया करता था। सुधा की बात लेकर वृद्धों को निर्दय ढंग से गाली देता था। आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। एक लड़की के लिए कोई वर नहीं जुटा सके, यह समाज आप लोगों का कहीं टिक सकता है। फिर 2-3 दिन लड़कों के साथ खेल के मैदान में जाकर भिड़ गया। घर घर जाकर उसने सबसे भेंट की। लंगड़ा चक्रवर्ती आया, उसको सुकुमार ने 5 रुपए दिए, कहा अपनी घरवाली को दीजिएगा। चक्रवर्ती गृहिणी भी आई थी, गीता को साथ लेकर। गीता उस समय 13 पार कर रही थी। छरहरी लंबी भूरे रंग की, बाल भी भूरे भूरे। गीता की धोती न सिर्फ मैली थी, कुछ पैबंद भी लगे थे। वह लड़की अपनी सद्य खिली जवानी के संकोच में झुककर अपने को संकुचित करने की कोशिश कर रही थी। सुकुमार उसे देखते ही विस्मय से बोल पड़ा था, अरे यह तो काफी सयानी हो गई। अरे बाप रे। पंडित की घरवाली ने घूंघट में से ही कहा था, इस समय मुझे इसी की चिंता है। एक अच्छा सा लड़का देखकर अगर आप इसकी व्यवस्था कर दें बेटा। सुकुमार ने कहा था, जरूर देखूंगा, लेकिन यह भी कोई ठीक बात नहीं है कि लड़कियां सिर्फ ब्याहने के लिए ही हैं। नारियां भी पुरुष की तरह काम कर सकती हैं। एक लंबा सा भाषण दे डाला था उसने। अंत में उन लोगों के लिए धंधे की नींव डाल गया था। जनेऊ का धंधा, अगरबत्ती का धंधा, चरखे पर सूत काट कर बेचना, ज्यादा नहीं शायद 150 रुपये में एक दुकान खुलवाकर वह बता गया, उधार पर माल देंगे, वह उधार चुका दें तो फिर माल देंगे, यानी पूंजी में हाथ नहीं लगाओगे। पंडित को गांव के वाचनालय में कह सुनकर 7 रुपये की लिपिक की नौकरी पर लगवा दिया, फिर चला गया। कुछ दिनों में ही जनेऊ और अगरबत्ती बेचने के लिए 2 लड़के और 2 लड़कियां ने गांव के लोगों को परेशान कर डाला। लेकिन वह कोई ज्यादा दिन तक न चल सका, क्योंकि उनकी पूंजी तो केवल 150 रुपये की थी। 5-5 बच्चे और चक्रवर्ती मियाँ बीवी कब तक उसे अछूती रख सकते थे। एक दिन चक्रवर्ती की घरवाली गीता को लेकर मेरे पास आई, गांव के एक लड़के के खिलाफ शिकायत लेकर। वह लड़का शरारती था, व्यभिचारी था और विवाहित भी। मुझसे चक्रवर्ती की घरवाली ने कहा, इसका क्या कोई इलाज नहीं होगा बेटा? उधर इसका बाप न जाने कहां कहां क्या कुछ कर रहा है। मैंने सुना है कि वह लड़की को बेच देगा। मैं गीता की ओर देख रहा था। माधवी
के कपोलों में जो चिकनाई धूप में झिलमिलाती रहती है, वैसी ही एक झिलमिलाहट उसके भूरे रंग में से छिटक रही थी। उसकी आंखों में सारे जहां की लाज आकर जमा हो गई है। पपोटे ऐसे बजनी हो गए हैं कि वह आंखें खोलकर देख नहीं पा रही है। उसकी बाहें गोलाई लिए भरी भरी सी हो गई थी। मैंने उससे कहा, इसे क्यों साथ ले आई हो? चक्रवर्ती की घरवाली ने कहा, इसके पास छोड़ा हूं बेटा। दोनों लड़के आवारा हो गए हैं, बीड़ी बांधने के काम में लगा दिया है। 2 छोटी लड़कियों में एक गूंगी है, किसके पास छोड़ा हूं इसको? यह तो बेटा अपने पास 24 घंटे एक चाकू रखती है, न जाने क्या कर डाले, इसलिए साथ लेती आई हूं। चौंक पड़ा। मैंने कहा, तुम अपने पास छुरा रखती हो? गीता सिर झुकाकर पैर के अंगूठे से बेवजह पक्के फर्श को कूदने की कोशिश कर रही थी। उसने उसी ढंग से कहा, जी। मैंने कहा, देखें। उसने दिखाया। यह कोई छुरा नहीं था, देसी लोहार का बनाया हुआ 3 आंगुल की लकड़ी की बेंत वाला चाकू था। गीता के भाग ने पलटा खाया। सारे गांव के लोग ताज्जुब करने लगे। सन 1929 की पूजा के बाद सन 1930 की आगबानी का बाजा बजने लगा होगा। ऐसे ही दिनों में एक दिन सुकुमार बैद आदम का हमारे ही घर पर टिका। बोला, यहाँ बैत की करूंगा। याद है, मैं और वह दोनों एक साथ निकलकर सारे गांव को यह बताए थे। बाजार में एक पक्का मकान किराए पर लेकर सुकुमार बैद दवा की अलमारी, तख्त, मेज, कुर्सी आदि खरीदकर जमकर बैठ गया। लंगड़े चक्रवर्ती के मकान से 4-5 मकान आगे एक पक्का मकान, पक्का फर्श, सफेदी की हुई दीवारें, साइन बोर्ड टांग दिया, भारत आयुर्वेद भवन। उसी मकान में दूसरे दरवाजे पर एक दूसरा बोर्ड लटकने लगा, स्वदेशी भंडार। खद्दर की साड़ी, धोती, कमीज, कुर्ते का कपड़ा, देसी स्याही, पेंसिल आदि की दुकान। मुझसे सुकुमार ने कहा, मूवमेंट आ रहा है, इसको उसका सेंटर बनाइए, मेरे साथ लग जाइए या मैं ही आपके साथ जुट जाऊं। सुकुमार का कंपाउंडर बना लंगड़े चक्रवर्ती का बड़ा लड़का, जो गीता से छोटा है। उस वक्त तो उसकी उम्र 13 साल की होगी, साथ में लंगड़ा भी है। और सुकुमार ने अपने खाने की व्यवस्था चक्रवर्ती के घर पर ही की। दिन को सुकुमार आकर खाना खा जाता था, रात को वही लड़का टिफिन कैरियर में पहुंचा जाता था। कुछ दिनों बाद देखा गया, उस स्वदेशी भंडार में गीता सेल्स गर्ल्स बनकर बैठ गई। सिर्फ सेल्स गर्ल्स ही नहीं, देखते ही देखते वह प्रचारिका भी बन गई। गांव भर में स्वच्छंद घूमने लगी। चक्रवर्ती पत्नी अब उसके लिए संकित नहीं रही। सारी शंका परे फेंक वह लड़की डंका बजाती निडर फिरती रही। 1930 आ गया। सुकुमार जेल गया, मैं गया और भी बहुत सारे लोग गए। हमारे जिले में कोई औरत जेल नहीं गई। पुलिस विभाग भी इस मामले में पीछे हट गया था। उन्होंने नारियों को गिरफ्तार नहीं किया। गीता जेल नहीं गई, लेकिन जितने भी लोग जेल गए उन सभी को माला पहनाकर गांव में औरतों के जुलूस के सामने रहकर सबको उसने बधाई दी। एक्साइज साहब पर पिकेटिंग के लिए जिस दिन लड़कों को पकड़कर बेंत मारे गए, उस दिन अपने दल के साथ वह थाने में प्रतिवाद करने चली गई थी। मूवमेंट ठंडा पड़ा। ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते की बातें होने लगी। गांधी इरविन समझौता, सभी लोग रिहा हो गए। गीता स्वदेशी भंडार चला रही थी। स्वदेशी भंडार में कई बार तलाशी हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 1930-31 तक भंडार जम गया। गीता ने असामान्य योग्यता से इसको चलाया। सुकुमार जेल से छूटकर यहीं आया। उस समय वह काफी बीमार था। कुछ दिन बाद स्वस्थ हुआ। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मुझे कुछ जमीन दीजिए, रुपया मैं दूंगा।
बाग बनाऊंगा, पोल्ट्री खोलूंगा, खेती करूंगा। जमीन मैंने उसे दी थी। यह शख्स जीवट था। उसने वीरभूम की लाल कंकरीली पथरीली मिट्टी में गुलाब खिलाया था। चक्रवर्ती का पूरा परिवार उसके साथ परिश्रम करता रहा। फिर एक दिन सुकुमार चला गया। वह आता और चला जाता, धीरे धीरे ज्यादा दिन बाहर रहने लगा, फिर आना ही बंद कर दिया। लंगड़ा चक्रवर्ती मर गया। 2 लड़कों में बड़ा वाला एक लड़की को लेकर भाग गया। छोटी 2 लड़कियां बड़ी गूंगी थी। वह गांव से लापता हो गई। 4 दिन बाद खबर मिली कि वह जंगल में मरी पड़ी है। उसके बगल में था एक मृत भूण। सबसे छोटी लड़की किसी बीमारी से जाती रही। शेष रहा एक भाई। वह बीड़ी बांधता था। उसकी मां भीख मांगती थी। अकेली गीता ही इस बीच किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा देकर फेल होने पर प्राइमरी स्कूल की सबसे छोटी मास्टरनी बन गई थी। वह लड़की सुंदर थी। दिन ब दिन वह सौंदर्य, मर्यादा और गरिमा से पूर्ण हो रही थी। सन 1940-42 तक वह हाथ का सिला ब्लाउज, साया, साड़ी पहनकर किताबों का ढेर लेकर प्राइमरी स्कूल जाती थी। किसी और भी नहीं देखती थी। बहुत से लोग अश्लील मंतव्य करते थे। उससे शादी करने के लिए गांव के कुछ लड़के पागल से बन गए थे। उसको पत्र भेजे, अपनी रिश्तेदारों को भेजा। उनके साथ वे खुद भी गए। गृहस्थ घर के लड़के थे, नौकरी पैसा, 2-4 मास्टर भी, लेकिन गीता की एक ही रट थी, नहीं। ज्यादा जोर देने पर वह कहती रही, शादी मैं नहीं करूंगी, मुझे आप क्षमा कर दें। सन 1947 की 14 अगस्त को सुकुमार चौधरी अकस्मात ही हमारे गांव आया था। हमारे गांव का स्वतंत्रोत्सव अमित उत्साह से मनाया गया था। सुकुमार अकेला नहीं, पत्नी सहित आया था। एक दिन रहकर ही चला गया था। सुकुमार ने झंडा उत्तोलन का सम्मान गीता को दिया था। 15 अगस्त की शाम को चला गया। रात को माथे पर उसे चोट लगी थी। भौं के ऊपर कट गया था। चेहरा सूज आया था और दर्द हो रहा था। हम लोगों ने भी उसे रोका नहीं। उसके बाद 1948 में सुकुमार फिर एक बार आया। इस बार वह अकेला था। उसकी पत्नी नहीं थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने कहा था, फिर रहने के लिए आया हूं, बैठकी करूंगा, पोल्ट्री फार्मिंग, बगीचा। अब यहां से कहीं नहीं हिलूंगा और स्ट्रिक्टली व्यापारी बन जाऊंगा। दुनिया में किसी इंसान की भलाई या सेवा करने की कोशिश नहीं करूंगा। गीता को खबर भेज दीजिएगा। उस वक्त तक गीता कोई दूसरी गीता बन चुकी थी। पुरानी गीता बिल्कुल निश्चिन्न हो चुकी थी, जिसका दिल अच्छे घराने के शिक्षित व्यक्तियों और मर्यादा पूर्ण पुरुषों की प्रार्थना से भी टस से मस नहीं हुआ। उसी लड़की को क्या जाने क्या हो गया कि सन 1948 में गांधी जी की मृत्यु से चंद रोज पहले उसने अपने ही स्कूल के प्रवीण पंडित जी से शादी कर ली। 50 से ऊपर के ही होंगे। हाल में ही विधुर हुए थे। बच्चे कच्चे नहीं थे। 5 महीने के अंदर यह नारी बिल्कुल ही एक अलग नारी बन गई। उसकी मास्टरनी वाली छाप कहीं छूमंतर हो गई। सभा समितियों में हिस्सा लेना भी बंद कर दिया और उसका साफ सुथरापन भी जाता रहा। वह गांव की दूसरी बहू बेटियों की तरह बन गई। इस लड़की के चेहरे पर प्रसाधन की जो श्री थी वह भी चली गई। काफी दुबली भी हो गई, लेकिन इस पर भी उसके सारे अंग और मुखड़े पर एक अवर्णीय लुनाई खिल आई। मैंने एक दिन उससे पूछा था, गीता तूने शादी तो कर ली, इसके आगे मुझसे कहा ना गया। उसने कहा था, शंकर चाचा, जन्म मृत्यु विवाह तीनों विधाता के हाथ हैं। मुझे बूढ़े पर सचमुच तरस आ गया और
यह आदमी मुझसे कितना प्यार करता था क्या बताऊं। खैर, बात सुकुमार की हो रही है, गीता की नहीं। 1948 की पूजा के बाद नवंबर में सुकुमार आया। उसकी बीवी तो मर गई है। इस बार उसने तय किया कि यहीं आकर बाकी दिन यहाँ के दीन दुखियों को इलाज और सेवा करेगा। उस जमीन पर फार्मिंग, पोल्ट्री आदि करेगा। उसने कहा, गीता को जरा इतला कर दें, उसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी मुझे। मैंने गीता के बारे में बताया तो वह स्तंभित रह गया। बोला, फिर भी एक बार खबर भेज दीजिए, बताइएगा कि उसके घर शाम को जाऊंगा। वह आदमी लौट आया, साथ में बूढ़ा पंडित भी आया। पंडित ने नमस्कार कर श्रद्धा से उच्च वासित हो सुकुमार से कहा, आप दोनों को मेरे घर पर रात्रि भोजन के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। उनकी बड़ी इच्छा है। रात को खाने का आयोजन देखकर बड़ी उलझन सी हुई। उसके पूर्व एक घटना घटित हो चुकी थी जिसका उस दिन कोई भी खास मतलब नहीं निकाला था, लेकिन वह आज एक विशेष तात्पर्य सहित मेरे सामने आ रही है। सुकुमार के मुख की ओर देखकर गीता ने कहा था, उफ, भौं का कटा दाग काफी बना हुआ है, तो उस दिन काफी कट गया था। फिर नमस्कार करती हुई बोली थी, अब दीक्षा ले चुकी हूँ, ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की पत्नी हूँ। आप वैद हैं, आपको दादा कहकर पुकारती हूँ, लेकिन पैर छूकर प्रणाम नहीं कर सकूंगी। बैठिए। आसन बिछा था, वहां बिठाकर भोजन की 2 थालियां सामने रख वह पंखा झालने बैठ गई थी। तरह तरह की खबरें पूछ रही थी। सुकुमार की मृत पत्नी के बारे में ही अधिक। उसके साथ विवाह कैसे हो गया? प्रेम करके शादी की थी या घर के अभिभावकों ने की थी? इन प्रश्नों से सुकुमार बेहद दुखी नजर आ रहा था। मैंने इशारे से गीता को मना भी किया था कि यह मत पूछो, लेकिन उसने एक ना सुनी। खाना खाकर मुंह धोया। गीता पान लेकर खड़ी हो गई। पान देकर बोली, सुकुमार दा, सुना कि आप यहाँ फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। सुकुमार ने कहा था, सोच रहा हूँ। नहीं, ये कैसी नहीं उस लड़की के गले से उच्चारित हुई थी कि हम दोनों सिर्फ चौंके ही नहीं, चकित भी रह गए। वह नहीं मानो आलंघनीय नहीं थी। सुकुमार उसी दिन चला गया था। इसके बाद फिर उसका कोई पता ना मिला। इस लंबे अरसे के बाद, यह 1960 है, 12 वर्ष बाद अचानक ही रजिस्ट्री से पैकेट आया। मालूम हुआ सुकुमार सन्यासी बन गया था। नाम रखा था सेवानंद ब्रह्मचारी। उत्तर प्रदेश के एक ईसाई मिशन अस्पताल में रोग सैया पर लेटे लेटे उसने यह दस्तावेज रजिस्ट्री कर मेरे पास भेज दिया है। वह जो 5 बीघा जमीन है और वह मकान उसने खरीदे थे, सभी कुछ गीता को दान कर गया है। पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। दान पत्र लेकर मैं गीता के घर गया। गीता विधवा हो गई है। वह आज भी युवती है। विधवा होकर इस परिणत यौवन में 44 वर्ष की अवस्था में उसका स्वरूप मानो और भी बढ़ गया है। 2-1 रुपहरी रेखा भी उसके सिर पर दिखाई नहीं पड़ी। चेहरे पर अभी तक कोई रेखा नहीं पड़ी। शरीर में कोई चर्बी नहीं। महीन किनारी की धोती और महीन बॉर्डर लगे बाजूदार ब्लाउज में वह बहुत खूबसूरत लगती है। उससे मैंने कहा, बुरा समाचार है गीता। मेरी ओर देखकर उसने कहा, सुकुमार बाबू नहीं रहे। तुमको कैसे मालूम हुआ? एक पत्र मिला था कि वह बीमार हैं। हाँ, वह नहीं रहा। दान पत्र भेजा होगा। हाँ, मैंने भेजने को मना किया था। अनुमान किया था कि शायद आपके नाम भेजें। सोचा था कि आपको मना कर दूं कि रजिस्ट्री आने पर मत लीजिएगा, लेकिन कुछ अच्छा ना लगा। थोड़ा खामोश रहकर बोली, यह आदमी शुरू में मुझे अच्छा लगा कि देवता है। फिर लगा था भगवान ने शायद मेरे लिए ही उसे इस संसार में भेजा है। पिछले जन्म में शायद मैंने किसी साधु तपस्वी को पाने के लिए
तपस्या की थी, इसलिए ईश्वर ने इस जन्म में मुझे एक गरीब की बेटी बनाया और उसे देश सेवक। फिर देखा कि वह एक लालची कुत्ता है। मैं बोल पड़ा, छी। मुस्कुराकर वह बोली, खर तो एक कायर, एक कमीने आदमी की सूरत में एक जानवर। उसकी आंखें धड़कने लगी। आज मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी शंकर चाचा। एक कहानी है, विक्रमादित्य की रानी भानुमति का एक चित्र बनाया था एक चित्रकार ने। उनके बदन पर कपड़े थे, लेकिन वे इतने पारदर्शी थे कि सारे अंगों की सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। सभी लोग जब मुग्ध हो गए तो कालिदास ने कहा था कि जंगा पर एक तिल होना चाहिए। विक्रमादित्य बिगड़ खड़े हुए। रानी की जान के तिल की बात कालिदास कैसे जानता है? यह कहानी आप जानते हैं शंकर चाचा। इस जनसेवक ने एक दिन मेरा मुकुलित यौवन और रूप देखकर हाथ जोड़कर मेरे पास आकर मेरी भीख मांगी थी। हम लोगों की उसने बहुत सेवा की थी। पूरी गृहस्थी को उसने बचाना चाहा था। मेरी कृतज्ञता का कोई अंत ना था। उसे अधिक कुछ ना था चाचा जी। मैंने स्वयं उसे अपने को देना चाहा था, लेकिन वह लेने को चाहते हुए भी ले नहीं सका था। मेरे ही लिए वह यहाँ प्रैक्टिस करने आया था। मेरे लिए स्वदेशी भंडार खोला था। मुझे पढ़ाकर पास कराया था। वह मुझसे अगर बाप का आदर मांगता तो मैं खुश ना होती। उसने मुझसे मेरा शरीर चाहा था। मैंने वह देना भी चाहा था। वह कायर जानता था मेरी देह के किस स्थान पर कौन सा तिल है, लेकिन जो लेने से सब कुछ लेना माना जाता है वह नहीं लिया। मेरे सारे अंगों पर हाथ फेरकर आंखों से वह लीलता रहा। आप जरा सोचें कि मैं अनाहत विवश तन लिए उसके सामने खड़ी रहती। मैं सोचती थी कभी तो वह मुझे स्वीकारेगा। मुझसे उसने कहा था भारत स्वतंत्र हो जाए तभी मैं तुमको स्वीकारूंगा, लेकिन उसी दिन वह आदमी यहाँ आया किसी दूसरी लड़की से शादी करके। वह अजीब ढंग से हंसकर बोली, क्या आप इस आदमी के कमीनेपन का अंदाजा लगा सकते हैं? इस आदमी ने 15 अगस्त को काफी रात बीते मेरे घर आकर मुझे मांगा। मैंने उसके माथे पर पीतल का कंगन दे मारा। उसकी मोह कट गई। फिर मैंने छुरा उठा लिया, तब भागा। उस आदमी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वह जीवन भर मुखौटा ही पहने रहा। आईने में उसने कभी अपनी सूरत तक नहीं देखी। मुझे लगा कमरे के कोने में सुकुमार की प्रेत आत्मा सिकुड़ी सिमटी जा रही है और कह रही है, तुम लोग मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो साथियों, आज की रात्रि कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो संसार में कितने मुखौटों के लोग होते हैं, बंदोपाध्याय जी की इस कथा से आप समझ गए होंगे। चलिए, मुझे निंदिया रानी ने जकड़ लिया है और आशा करता हूं आपको भी जकड़ लिया होगा। शुभ रात्रि।